यार ये स्टार्ट करने से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था। आई वाज सेक्शन ऑफिसर। आप ट्रेडिंग करते हैं? जी बिल्कुल। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे? मैंने बुक पढ़ी थी जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाली टीम आ चुकी है बेंगलोर के अंदर और अभी हमें इवेंट IBW23 के अंदर और अभी हमारे साथ जो है वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मधुर प्रभाकर और मैं फाउंडर हूँ डेक्स्टर एक्सचेंज का। सबसे पहले मेरे को ये जानना है आपकी जर्नी के बारे में कि आपने अपनी ब्लॉकचेन की जर्नी या क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट कैसे करी, उसके बारे में कुछ बताइए। यार ये स्टार्ट करने से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था। आई वाज सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CSIR के अंदर। तो मैं काम कर रहा था। अभी आपको पता है गवर्नमेंट में सब कुछ कागज़ बेस्ड है, पेपर बेस्ड है। उसके लिए ERP हम पूरा क्रिएट कर रहे थे जो अक्रॉस 48 लेबॉरेटरीज, नेशनल लेबॉरेटरीज हैं इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन इसका करना था। तो आई वॉज द इंचार्ज के जहाँ पर हमें इसका पूरा डेवलपमेंट से लेके इम्प्लीमेंटेशन का पूरा वो करना था। तो वो करते करते मेरे को, क्योंकि मैं टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च करना था। मुझे पढ़ना था कि और टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें, कैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस को बेटर कर सकते हैं। तो रिसर्च करते करते मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन के बारे में पता लगा अराउंड 2014 के करीब। और सो नेक्स्ट ईयर आपका पूरा डेकेड कंप्लीट होने वाला है। हाँ, मतलब होने वाला है। 2014 में मुझे पता लगा। 2015 में मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करा और 2018 में मैंने अपनी जॉब छोड़ के फिर फुल टाइम अपना स्टार्टअप स्टार्ट करा था, जो पहले इक्वेट था, विच वाज अबाउट जो एग्ज़ाम्स में मैनिपुलेशन होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में हाईस्टेक में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करा था और पेटेंट भी फाइल किया था, ग्रांट भी हो गया। तो दिस इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड और आज हम यहाँ पर है विद डेक्स्टर। तो इक्वेट नेटवर्क के बारे में आई होप मोस्ट ऑफ द ऑडियंस नो, हमने वहाँ पे शार्डियम के इवेंट्स भी कर रहे हैं। सर ने हमारे को इनवाइट भी करा था कि वर्ल्ड कप आओ, सो थैंक यू फॉर दैट। और अब जानते हैं हम इसके बारे में, जो आपका न्यूएस्ट वेंचर है डेक्स्टर, इसके बारे में बताइए कि इसकी जर्नी, पहले तो ये नाम, इस नाम के बारे में कुछ बताइए और फिर इसकी जर्नी के बारे में कि ये क्या कर रहा है। बिल्कुल। सो डेक्स्टर, डेक्स प्लस एग्रीगेटर इज इक्वल टू डेक्स्टर। बट याद है बचपन में हम कार्टून देखते थे डेक्स्टर, तो उसमें क्या होता था, एक बच्चा था जो सॉल्व करना चाहता था प्रॉब्लम्स, और उसकी जो बहन थी वो उसको वो करने से रोकती थी। तो वही सोच रहा था कि हैं तो बहुत सारे डेक्सेस इस दुनिया में, ठीक है, बट वो प्रॉब्लम उस तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो उस मोड से आया कि यार अगर डेक्स्टर होता, जो मेरा फेवरेट कार्टून था जब बचपन में था, तो वो कैसे करता। और DD को हमने ऐसा सोचा कि यार वो मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं या जो MEV एक्सट्रैक्शन वो करते हैं वो सब हैं, या हैकर्स, या जो भी जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हैं इस इंडस्ट्री में, वो DD के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे थे। और डेक्स्टर जो एनालिटिकल साइंटिफिक माइंड के थ्रू के यार जहाँ जहाँ पर भी गड़बड़ हो सकती है उसको प्लग करना। और इसका थोड़ा बैकग्राउंड मुझे उस चीज़ से भी मिला। एक मैंने बुक पढ़ी थी जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेयर आई एम गोइंग टू डाई सो दैट आई डोंट गो देयर। ये बुक का टाइटल है और ये वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की इन्वेस्टमेंट थीसिस और पूरे उनके जो विजडम है वो इस बुक में है। तो उसका नटशल में यही था कि जहाँ जहाँ से भी आप पैसा लूज़ कर सकते हो, जहाँ जहाँ से भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम आ सकती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, वो आपको उसको नेगेट करना है। बाकी जो बचेगा वो सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव। तो जो डेक्स्टर है उसको भी हमने इस तरीके से इन्विजन करा और इसीलिए ये नाम जो डेक्स्टर, ये दोनों चीज़ें एक साथ आ गई। सो अब बताइए डेक्स्टर के बारे में, क्या वो लाइव हो चुका है या फिर वो अभी बेटा वर्जन में है, और एग्जैक्टली वो क्या है, वो एक्सचेंज है, वो स्वैप्स के लिए यूज़ करते हैं, कौन सी ब्लॉकचेन पे, सब बताइए। बिल्कुल। तो अभी टेस्टनेट में है, मतलब अभी टेस्टनेट हम अल्फा उसका लॉन्च करेंगे बाय द एंड ऑफ दिसंबर। और अब जो डेक्स्टर एग्जैक्टली है, उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप ट्रेडिंग करते हैं? जी बिल्कुल। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे? सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, बिकॉज ऑफ द UI इंटरफेस, और इजी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और डेक्स पे आप बिल्कुल नहीं करना, आप सेफ नहीं फील करते उसमें? डेक्स पे सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द इशू। कल को मैं बोल सकता हूँ कि यार इस एक्सचेंज पे मेरा हुआ, मैं ट्विटर पे कुछ कर सकता हूँ, तो आई होप कि जितने भी मेरे सर्कल में लोग हैं वो भी उसको रिट्वीट करेंगे, लाइक करेंगे, शायद कस्टमर सपोर्ट से कोई हेल्प मिल जाए। कस्टमर सपोर्ट ना होना इज़ द बिगेस्ट पेन जब भी डेक्सिस पर ट्रेडिंग करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं। ओके, सो ये बहुत वैलिड पॉइंट है, बट उसके अलावा एक और चीज़ भी है जो आपने यूज़र एक्सपीरियंस की बात बोली। Exactly. तो
जितने भी डेक्सेस है ना उनका यूज़र एक्सपीरियंस इतना ख़राब है क्योंकि इनहेरेंटली जो हम ब्लॉकचेन्स की बात करते हैं ना वो अभी स्केलेबिलिटी और उनकी इतनी नहीं है कि उन पे आप ऑर्डर बुक ट्रेडिशनल जो स्टॉक मार्केट और हर जगह चलती है वो सपोर्ट कर सके। ऑल्दो अब नई नई चेंज आ रही हैं जिन पे आप ये कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों में लिमिटेशन होने की वजह से ना वो यूज़र एक्सपीरियंस नहीं आता है। और अभी अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे जो यूज़र एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। तो हमने भी यूजिंग SBTs एंड अदर न्यू टेक्नोलॉजीज़ हमने भी डेक्स को इसको कंसीव करा था मेजरली अराउंड अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन, कि जहाँ पर यूज़र जो एक्सपीरियंस है ना वो एकदम सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह होना चाहिए जिससे लोग यूज टू हैं। और पीछे जो सिक्योरिटी और एश्योरेंस है वो डेक्स की होनी चाहिए जिसके लिए वो Web3 में आना चाहते हैं। तो विद दिस थॉट वी क्रिएटेड अ डेक्स। और इसमें ना अगर आप देखो जैसे ब्लॉकचेन में स्केलेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी एक ट्रिलेमा जो विटालिक ने जिसके बारे में बोला था, डेक्सेस में भी एक ट्रिलेमा है। वो है कि सबसे पहले तो यूज़र कन्वीनियंस, दूसरा सेफ्टी और तीसरा आप एफिशिएंसी। ठीक है, ये एक ट्रिलेमा है कि आप ना तीनों चीज़ें एक साथ पूरी तरह नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमने एक सोच रहे थे कि यार एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करें जहाँ पर इन तीनों का एक राइट बैलेंस हो, जहाँ पर यूज़र को कन्वीनियंस, क्योंकि अगर कन्वीनियंस नहीं है तो वो आएगा नहीं, वो कोई इतना टाइम नहीं है और कोई इतना वो नहीं पढ़ना चाहता। दूसरा सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने बोला कोई कस्टमर सपोर्ट कोई कुछ नहीं है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि आपको उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और वो एंड ऑफ द डे ब्लॉकचेन इस तरीके से काम करता है कि एक बार अगर वो ठीक कर रहा है उसमें कोई बग्स नहीं है तो आपको कोई कस्टमर सपोर्ट और उसकी ज़रूरत एसेंशियली नहीं पड़ती है। और फाइनली एफिशिएंसी जो सबसे ज़्यादा मिसिंग है अभी। तो अभी ना AMMs आपने यूज़ करा है कभी, यूनिसॉफ्ट वगैरह या AMMs जितने भी है, जैसे अगर मैं यही बोलने वाला था कि अगर इथेरियम के ऊपर बात आती है तो यूनिसॉफ्ट, BSC के ऊपर आती है बात तो हम लोग पैनकेक स्वैप, और अगर बात आती है पॉलीगॉन के ऊपर तो क्विक स्वैप। ये तीनों ब्लॉकचेन्स के इन तीनों ने कमांड ले रखे। फिर अलग बात है AVAX के ऊपर ट्रेडर जो हो गया, या फिर स्पूकी स्वैप हो गया फैंटम ब्लॉकचेन के ऊपर, तो मल्टीपल तो इस तरीके से ये सारे हैं। तो अब मुझे जानना है क्या आप लोग क्या मल्टी चेन जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं? हमारा ओमनी चेन है, बट उससे पहले मैं AMM के बारे में कुछ बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा। AMM के अंदर क्या है ना, जो प्राइस कर्व होता है वो इस तरीके से है, वो X × Y = K, राइट। इस फॉर्मूले को सब जानते हैं AMM के अंदर। इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बट अब इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आप $10 की ट्रेड मार रहे हो, ठीक है, मैं जनरल सेंस में बता रहा हूँ, तो आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है। अगर आप बड़ा ऑर्डर मारते हो तो आपको प्राइस ख़राब मिलता है। लिक्विडिटी इशूज़ क्योंकि क्या है ना, मल्टीपल पूल्स हैं, ठीक है, फ्रैगमेंटेड लिक्विडिटी है, कोई कितनी फ़ीस बोल रहा है, कोई कुछ फ़ीस बोल रहा है, फिर उसको राउटिंग में भी प्रॉब्लम होती है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतना मुश्किल है कि यूज़र के लिए भी उस चीज़ को, मतलब आई थिंक दैट्स वाई एग्रीगेटर्स होते हैं। एग्रीगेटर्स का अलग काम है। देखो एग्रीगेटर क्या है, वो बेस्ट प्राइस ढूंढेगा अक्रॉस ऑल, मतलब डेक्सेस बोल लो या जितने भी DeFi प्रोटोकॉल्स हैं जहाँ पर भी चेन पे उनको मिल रहा है, और एज़ पर द यूज़र की रिक्वायरमेंट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ करना है तो वो बेस्ट प्राइस कहाँ पर मिल रहा है वो एग्रीगेटर आपको ला कर देता है। तो इट इज़ मोर अबाउट फाइंडिंग द राइट एंड द बेस्ट प्राइस डिस्कवरी। AMM के अंदर दूसरा ये है कि पैसिवली आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो अपने फंड्स के साथ, बट उसमें प्रॉब्लम ये है इम्पर्मानेंट लॉस हो जाता है। फिर ये जो फ्रैगमेंटेड लिक्विडिटी है, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से ना जो पर्पज़ है वो डिफीट हो जाता है, राइट। तो हमने जो AMM हम क्रिएट कर रहे हैं, इट वर्क्स लाइक एन ऑर्डर बुक, और हमने बहुत यूनिक तरीके से इसको करा है कि रेपुटेशन बेस्ड AMM बनाया हमने। अभी तक अगर आपको कुछ पता हो ये रेपुटेशन बेस्ड AMM के बारे में, कहीं आपने कुछ ऐसा हमने इक्वेट नेटवर्क के जब आए थे हम लोग, इक्वेट नेटवर्क के हेडक्वार्टर्स आए थे, ऑफिस आए थे, पहली बार हमारे को जो SBTs का कॉन्सेप्ट है, सोल बाउंड टोकन्स का, वो भी हमारे को सबसे अच्छी तरीके से वही समझ में आया। तो प्लीज़ आप ही बताइए। हाँ, तो बेसिकली देखिए, यूनिसॉफ्ट के या किसी भी AMM के मॉडल के हिसाब से मैं कंपेयर करके बताता हूँ। ट्रेडिशनल AMM में क्या होता है, अगर 100 लोग हैं जो LP हैं, तो उन 100 लोग एक पूल में पैसा डालते हैं। मल्टीपल पूल्स भी होते हैं, बट ये सिंप्लिसिटी के लिए एक ही पूल की बात करते हैं, और उनकी परसेंटेज होल्डिंग के हिसाब से जितनी भी फीस कलेक्ट होती है वो उनको मिलती है, राइट। तो अगर कोई बंदा कम डाल रहा है तो उसको अर्निंग भी कम है, और जो ज़्यादा फंड डाल रहा है उसको ज़्यादा अर्निंग है। बट अब क्या होता है उसमें, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई वो सारी हैं। डेक्स्टर में क्या होता है कि आप जब आते हो तो अगर 100 LPs हैं तो एक पूल तो उनका भी क्रिएट होता है, सिंगल साइडेड लिक्विडिटी पूल होता है, उसमें कोई 2 टोकन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला डिफरेंस। थैंक यू इसके लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पेन इन द एज वाला मैं बोलूँगा, बट ये होता है। थैंक यू, कंटिन्यू।
दूसरा ये है कि बजाय उसके कि हम उनको एक ग्रुप में डालें और उनको परसेंटेज एलोकेट करें, हम उनकी रैंकिंग क्रिएट करते हैं। रैंकिंग कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बाद में आता हूँ, बट उससे होता क्या है कि अगर 100 LPs हैं, 1 to 100 बेस्ड ऑन देयर रेपुटेशन वो एक सॉर्टिंग हो जाती है। अब जैसे अगर ऑर्डर बुक के बारे में हम बात करें तो ऑर्डर बुक में जब आप ऑर्डर डालते हो तो बिड या आस्क वो उस प्राइस के हिसाब से अपना सॉर्ट हो जाता है ऑर्डर बुक में, राइट? दोनों तरफ होता है। तो LP बुक इसे हम बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बुक, इसके अंदर भी आप रैंकिंग के बेसिस पे सॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये हो जाता है, तो पूल नहीं है और परसेंटेज शेयरिंग के बजाय रैंक है। अब कोई ट्रेडर आता है जिसको स्वैप करना है एक टोकन वर्सेस दूसरा टोकन, ठीक है। तो अब वो अपना जब ट्रेड लगाता है कि मुझे ये टोकन के बदले ये टोकन चाहिए इतने प्राइस में, जो है लिमिट ऑर्डर की तरह भी चल सकता है, मार्केट ऑर्डर की तरह भी चल सकता है। उस केस में क्या होता है, वो जो ट्रेड है बजाय इसके कि मैं पूरे पूल में वो उसको लेकर जाऊँ, गैस भी ज़्यादा कंज्यूम हो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े, मैं उसको पहले LP रैंक 1 है जो उसके पास लेकर जाता हूँ और वहाँ हम चेक करते हैं कि जो ट्रेडर ने टोकन मांगा है क्या वो LP 1 के पास है। इंटरेस्टिंग। दूसरा, जो LP जब बनता है कोई, तो वो अपनी जैसे कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी है वो अपनी रेंज डिफाइन करता है कि विद इन दिस रेंज आई एम हैप्पी टू स्वैप माई टोकन, ठीक है। तो दूसरा, जो ऑर्डर आया है ट्रेडर का वो उस रेंज में लाई करता है। अगर करता है, दो चीज़ें हमने चेक कर ली, फिर चेक करता है कि इसकी जो रेपुटेशन है वो एक्चुअल में टॉप उसके अंदर है, तो वो क्या होता है, उसका जो बैलेंस है वो स्वैप हो जाता है। और बैलेंस से मेरा मतलब है एक्चुअल टोकन अभी स्वैप नहीं होते हैं, क्योंकि एक्चुअल टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट में लॉक्ड है। उनका जो बैलेंस है उसको हम EOA बेस्ड वॉलेट, जिसमें प्राइवेट की खोने का डर है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक जो अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट है उसमें हम बैलेंस डाल देते हैं। अब उसके बाद जब भी वो अपडेट होता है, ठीक है, एक तो वो 50% लेस गैस कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू स्वैप। तो जैसे अगर आप एक्सचेंज में भी, सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करो, आप पहले टोकन डिपॉजिट करते हो, ट्रेड करते हो, फिर विड्रॉ करते हो। डेक्सेस में जनरली क्या होता है, सीधा आप डिपॉजिट वाजिट कुछ नहीं होता, सीधा स्वैप होता है, राइट। तो हमारा इस मामले में यूज़र एक्सपीरियंस सेंट्रलाइज एक्सचेंज वाला कि आपने डिपॉजिट करा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, अब उसका जब बैलेंसेस अपडेट हो रहे हैं एज़ पर द ट्रेड, तो उसमें क्या है, LP को एक तो जब तक जैसे आपने 1000 USDT का डिपॉजिट करा था और ट्रेड वैल्यू है 100 USDT की, तो उस केस में 1000 में से 100 माइनस हो गया, आपका बैलेंस 900 आएगा और बदले में अगर 1 BNB था, वो BNB आपके स्मार्ट अकाउंट के अंदर बैलेंस अपडेट हो गया। अब क्या हुआ, और उस पर जितनी भी फीस थी $100 USDT $100 वर्थ पे 0.2% वो पूरी की पूरी आपको मिली, ना कि पूल में डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो आपका अर्निंग पोटेंशियल बेटर हो गया, पहली चीज़। दूसरा, अब क्योंकि जब आपने पूल क्रिएट करा था तो आपने बोला मुझे बाइनेंस के साथ भी मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, मैटिक और USDT तो आपने डिपॉजिट करा था, लेट्स से इथीरियम, बाइनेंस और मैटिक, और उनकी आपने रेंजेस डिफाइन कर रखी हैं। तो अब क्या हुआ, जब आपकी एक ट्रेड लगी तो आपका USDT कम हो गया और आपके पास बाइनेंस आ गया। अब इमेजिन करो कि अगली ट्रेड में आपका बाकी का बैलेंस भी ज़ीरो हो जाता है USDT का, और आपके इथीरियम आ जाता है, कुछ और आ जाता है। तो अब क्या है, USDT पूल से तो आपकी रैंक ही नहीं बची, क्योंकि आप USDT और दे नहीं सकते, तो बाकी लोगों को भी मौका मिल रहा है। बट यहाँ पर अब जब बाइनेंस आ गया आपके पास, कोई बंदा आता है बोलता है मेरे को इथीरियम के बदले बाइनेंस चाहिए, तो अब आप उस पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो। रैंक 1 होने की वजह से आप मल्टीपल पूल से फीस कमा पा रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि अगर मेरी रैंक 1 है और मैंने USDT डाला था तो मैं सिर्फ USDT के केस में रैंक 1 रहूँगा। मेरी रैंक 1 है वो इम्पॉर्टेंट है, और वो अक्रॉस सारे कॉइन्स पे, चाहे वो USDT में हो, और USDT के बाद जब मैंने उसको स्वैप कर लिया, वो जिस भी कॉइन में होगी उसमें भी मेरी रैंक ऑटोमेटिकली आप बन गए और उसमें भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन गए। तो अब क्या हो रहा है कि ना, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखो, हर 5 सेकंड के इंटरवल में डेक्स्टर पे, तो वो ऐसा होगा कि पहले आपके पास USDT था 1000, हो सकता है 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश हुआ 0 हो गया, और आपका 10 इथीरियम होगा व्हाटएवर, ठीक है। फिर उसके बाद 10 बाइनेंस हो गया। ऐसे परपेचुअली आप सबसे कमा भी रहे हो, और आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल वो बहुत बढ़ जाता है, और आप एक पेयर पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, ठीक है। तो उससे क्या है कि उससे जो कैपिटल एफिशिएंसी है, कभी भी आपका कैपिटल आइडल नहीं बैठा, हर समय वो पैसा बना रहा है, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा जो वो है गेम चेंजिंग थिंग है, क्योंकि मेरे को नहीं पता है क्या इस मार्केट में कंपटीटर्स ये इस टाइप की कोई चीज़ अभी तक कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको ज़्यादा पता होगा, यू हैव डन इनफ रिसर्च। तो अब बताइए इसके बारे में कि कौन कौन इस टाइप के हेल्दी कंपटीटर्स हैं, या फिर जिनसे आपने इंस्पिरेशन लिया है, या यू आर दी ओनली वन जो ऐसा कुछ बिल्ड करने वाले हैं। राइट। सो देखिए, बहुत सारे लोग AMM एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं,
यूनिसॉप ने जो अभी वर्जन 4 निकाला है, यूनिसॉप एक्स निकाला है, वो भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कर रहा है, बट अब उसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं। जैसे यूनिसॉप की अगर मैं बात बोलूँ वर्जन 4 या एक्स की, कि उसके अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के अलावा वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या ऑफ चेन लिक्विडिटी को भी टैप कर पाता है। तो उससे क्या होता है कि एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको वो ट्रेड मिलने का चांस कम हो गया, क्योंकि बाहर से और लोग हैं जिनको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से रैंक वाली चीज़ जो एसबीटी है वो सिर्फ वो रैंक वाला तो कोई भी नहीं कर रहा है। ये वाली एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक टू माई नॉलेज सिर्फ हमने इंट्रोड्यूस करा है, और लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, डच ऑक्शन के थ्रू कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों के, बट मेरे को ऐसा लगता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। क्योंकि इवेंचुअली अगर मैं डच ऑक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, उसमें क्या हो रहा है कि लोग उस पर बिड कर रहे हैं, तो फाइनली एक पर्टिकुलर ट्रेड को कौन एलपी फिल करेगा वो एक ऑक्शन के थ्रू डिसाइड हो रहा है। वहाँ पर भी कंपटीशन है, उस कंपटीशन को करने के लिए ओवरकम ऑक्शन हो रहा है। हमारे केस में हम वो एलपी की रैंकिंग के बेसिस पे कंपटीशन को सेग्रीगेट कर रहे हैं, मतलब लाइनअप कर रहे हैं। तो अचीव अगर आप देखोगे दोनों चीज़ सेम चीज़ कर रही हैं कि वो एक ट्रेड को कौन फुलफिल कर सकता है, राइट। बट हमारा तरीका अलग है, हमारा तरीका थोड़ा सिंपल है, और इसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि जो भी यूज़र एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, या आप एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर आपको हमेशा पता रहेगा कि यार अगर लेट्स से टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम $1 बिलियन की है, मेरी रैंक इतनी है और मैंने 10,000 USDT की लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है, तो मैं महीने के एंड पे या पर डे के हिसाब से एटलीस्ट इतना इस पे कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई रैंक। तो आप ऐसा नहीं है कि यार पता नहीं मैंने डाल तो दिया है, जैसा जनरली होता है कि इम्परमानेंट लॉस के चक्कर में डाल दिया, सोचने हैं इस चक्कर में शायद कुछ मिल जाए, एयर ड्रॉप्स मिल जाए, वो तो हमेशा लॉस ही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के ऊपर आप लोग काम करो। अब हमारे को बस फटाफट ये बता दो कि ये मल्टी चेन होगा या सिंगल चेन होगा, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कब इसके ऊपर यूज़र्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओमनी चेन आर्किटेक्चर है जो हम बना रहे हैं। इसका मतलब है जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे केस में सेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज़र एक्सपीरियंस होगा। इसका मतलब है जब भी आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाते हो, कभी आप ब्रिज यूज़ करते हो? नहीं करते, राइट। हमारे केस में भी ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें हमने क्या प्लान करा है कि आपके जो नेटिव टोकन है जैसे इथीरियम है, उसे किसी और चेन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो बार बार वो जो टैप करना होता है, चेन को स्विच करना पड़ता है किसी भी, अगर हम यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप या फिर हम किसी भी क्विक स्वैप हम कभी भी बात करते हैं तो हमारे को चेन स्विच करनी पड़ती है। तो हमारे को सिर्फ फंड्स स्वैप करना है, हमारे को चेन स्विच नहीं करनी। वो देखो वो थोड़ी अलग चीज़ है। वो आप पे आगे चल के हम वो फंक्शनैलिटी देंगे कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना फंड्स या वो जो ऑर्डर बुक बोल लो या जो आपका स्मार्ट अकाउंट है वो कौन सी चेन पर रखना है। वो गवर्नेंस है उसकी बात नहीं है, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ कि अभी जब आप ब्रिज यूज़ करते हो ना, आप क्या करते हो, ब्रिज में डिपॉजिट करते हो इथीरियम को, वो एक रैप्ड इथीरियम किसी और चेन पर देता है। अब आप जो होल्ड कर रहे हो वो रैप्ड इथीरियम है, राइट। बट जो ब्रिज इतने टाइम जो आपका इथीरियम है वो कोई और थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल में लॉक्ड है, जिसको हैक होने के डेली चांसेस है, हर कोई ना कोई उसको हैक करना चाह रहा है। और हमने देखा कितने हैक हुए हैं। हम क्रॉस चेन कम्युनिकेशन गेटवेज को यूज़ करके सिर्फ वो जो वैल्यू है कि अगर आपने 10 इथीरियम लॉक करे हैं वो इथीरियम पे ही लॉक्ड है, कोई रैप टोकन नहीं इशू कर रहे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट जो आपका उसके अंदर वो बैलेंस मेटा डेटा के फॉर्म में एक तरीके से उसमें डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई और वो नहीं। और अब इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आपको अपना इथीरियम विड्रॉ करना है तो आपको इथीरियम चेन पर जाकर विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं मारनी। लेट्स से अगर वो आर्बिट्रम पर है तो जो आपका स्मार्ट अकाउंट, तो आप आर्बिट्रम से ही इथीरियम की विड्रॉल रिक्वेस्ट डालेंगे और वहाँ से वो इनिशिएट होगी। तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी और सॉल्व हो जाती है जो यूज़र एक्सपीरियंस की हम बात बोल रहे हैं। और बिना ब्रिजेस को यूज़ करे, बिना उन चीज़ों को यूज़ करे, आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी वो रहता है। तो हमारी ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए कोई एंडिंग नोट और कब वो अपने हैंड्स ऑन कर सकते हैं इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हम एक्चुअली टेस्टनेट अल्फा इसका बाय द एंड ऑफ दिसंबर तक प्लान कर रहे हैं। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना बहुत सारी चीज़ें इसमें। और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम पहले एक बेसिक निकालें फिर हम उसमें एडिशंस करें, क्योंकि हमें ये मानना है कि डे 1 पे ना यूज़र को हर तरीके से सिक्योर रखना है। उसके ऊपर जो एडिशनल फीचर है वो बाद में आएंगे। तो ये हमारी टाइमलाइन है और जैसे ही होगा मैं आपको सबसे पहले इनवाइट करूँगा कि आपके जो कम्युनिटी के यूज़र्स हैं वो आएँ और हमारा क्लोज जो अल्फा टेस्टनेट है उस पर एक बार अपना फीडबैक दें और फिर उसके बाद हम बीटा करेंगे और फिर धीरे धीरे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। कि मेरे को भी पर्सनली, मैं इनके कितनी बार ऑफिस चला गया, बात हो रही थी, पर अभी तक डेक्स्टर समझने का टाइम ही नहीं मिला। तो होपफुली हमारे को ये बेंगलोर के अंदर इवेंट में मिल गए। सो बेसिकली दिल्ली में होते हुए भी टाइम नहीं मिला, पर बेंगलोर में मिला। सो दैट्स व्हाट्स बेंगलोर मैजिक इज़। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स बीन अ प्लेजर।
माय प्लेजर। और मैं यही कहूँगा कि होपफुली जल्दी कनेक्ट करते हैं, और जब ये वीडियो लाइव होए तो हो सके शायद उस टाइम तक ऑलरेडी चीज़ें लाइव हो भी जाए। थैंक यू सर। एक चीज़ और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि जब हमारा ये स्टार्ट होगा तो हम जो इनिशियल यूजर्स है ना उनको एक रेपुटेशन स्कोर भी देंगे, कि जिसकी वजह से जब हमारा टोकन आएगा या बाकी जो टोकन हमारे एक्सचेंज पे लॉन्च होंगे उनके एयर ड्रॉप्स वगैरह में इनको हेल्प मिले। तो वो आज से रेपुटेशन जब भी हम स्टार्ट करेंगे उनकी रेपुटेशन डे 1 से काउंट हो रही है, जिसका फ़ायदा उनको आगे चल के ज़रूर मिलेगा। तो एक ये ऐसी चीज़ थी जो आई थॉट मैं बताना चाहूँ। डेफिनेटली, बिकॉज अब इसमें फिर ये सवाल एक रह गया हमारा, बिल्कुल शॉर्ट में बताना आपको कि किस तरीके से जो यूज़र है वो अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर सकता है, ये पॉइंट रह गया। जब आप टेस्टनेट पे आएंगे, ठीक है, हम आपको वो देंगे, फॉर्म के थ्रू सारा वो रहेगा। आप किस दिन ज्वाइन कर रहे हो उस दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा रेपुटेशन बनना, और उसके बाद जब हमारा मेन नेट आएगा तब आपको वो सारी चीज़ें। अच्छा, उसका जो क्राइटेरिया है कि वो फंड्स है या वो ट्रेड्स है। सो इनिशियली रेपुटेशन मीन्स कितने दिन पहले आप हमारे साथ जुड़े हो, सिंपल। FCFS जो पहले आया है उसकी रेपुटेशन की बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।